हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो आपका एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 10 जनवरी से 14 फरवरी तक। उसके लिए हाल ही के एग्ज़ाम में टीसीएस के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% ये गारंटी देता हूँ कि आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन था कि महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है ना, ये कब मनाई गई है। तो देखिए, महात्मा गांधी की 150वीं जो जयंती है ना, ये 2019 में मनाया गया है। तो 2019 आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में लिंगा अनुपात जो था ना वो सबसे अधिक रहा था। तो देखिए, 2011 की जनगणना की बात कर ले तो केरल राज्य का जो लिंगानुपात रहा था ना वो सबसे अधिक रहा था। और केरल का लिंगानुपात कितना रहा था, तो वो 1084 रहा था। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या थी वो आपका 1084 थी। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर आगे के शिफ्टों में पूछा जाए कि सबसे कम लिंगा अनुपात वाला राज्य कौन सा था, तो देखिए सबसे कम की अगर बात की जाना तो हरियाणा जो था ना ये सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य रहा था। हरियाणा का जो लिंगानुपात रहा था ना वो आपका 877 रहा था। यानी 1000 पुरुषों पर जो है महिलाओं की संख्या जो थी वो 877 थी। वहीं अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो केंद्र शासित प्रदेश में आपका दमन दीव का जो लिंगानुपात था ना वो सबसे कम था। लिंगानुपात कितना था दमन दीव का, तो ये आपका 618 था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बच्चों ने बताया कि लिंगानुपात नहीं पूछा गया था, साक्षरता पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि साक्षरता में भी जो सबसे अधिक रहा था ना वो केरल राज्य का रहा था। तो दोनों में ही आपका केरल ही करेक्ट आंसर होगा। केरल का जो साक्षरता दर रहा था वो 94% रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक और आपका जो है 2011 की जनगणना से ही आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का जो है आपका साक्षरता का जो है मिलान करना था। और उसमें जो आपका एग्जैक्ट परसेंटेज देकर जो है मिलान करना पूछा गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना में केरल का जो साक्षरता दर रहा था ना वो आपका 94% रहा था। तो केरल के साक्षरता दर में 94% वाला आपका एग्जैक्ट जो है वो मिलान होगा। उसके बाद पुरुष साक्षरता दर वाले में जो आपका मिलान होगा ना वो 96.11% रहा था। और महिला साक्षरता दर जो रहा था केरल का 2011 की जनगणना में वो आपका 92.07% रहा था। तो इस तरह जिन्होंने भी मिलान किया है उनका यहाँ पे सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मूल संविधान में मौलिक अधिकार जो है ये कितने थे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये भारत के संविधान के भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 में जो ये आपका वर्णित है। और मूल संविधान में जो आपके मौलिक अधिकारों की संख्या थी वो आपका 7 था। तो 7 आपका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को जो है मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 301 के अंतर्गत जो है कानूनी अधिकार के रूप में रखा गया है। तो वर्तमान में अगर पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में जो है आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। और वो 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, तो एक तो आपका समानता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 14 से 18 में है। तो सेकंड आपका स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 19 से 22 में है। थर्ड आपका शोषण के खिलाफ अधिकार है जो कि आपका अनुच्छेद 23 से 24 में है। चौथा जो है आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार ये जो आपका अनुच्छेद 29 से 30 में है। इसके बाद छठा जो आपका मौलिक अधिकार है ना ये आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है। तो ये 6 मौलिक अधिकार भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में
कितने मीटर भाला फेंककर जो है गोल्ड मेडल जीता था। तो जैसा कि आपको पता है कि भारत की तरफ से टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र नीरज चोपड़ा ने ही जो है गोल्ड मेडल जीता था और नीरज चोपड़ा ने जो भाला फेंक जो है 87.58 मीटर फेंक कर जो है ये गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि ये सेकंड अटेम्प्ट में जो है ये अपने 87.58 मीटर जो है वो भाला फेंके थे। तो ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ था। तो देखिए खानवा का जो युद्ध है ना ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। तो राणा सांगा आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस युद्ध में बाबर जो है वो विजयी रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का जो शुभारंभ है ना ये किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है। तो देखिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना ये जो है राजस्थान सरकार द्वारा जो है वो शुरू किया गया है। तो राजस्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान ये जो है किस राज्य में स्थित है। तो देखिए ये जो आपका सिंगालीला नेशनल पार्क है ना ये आपका पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। तो पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी दो नदियाँ जो है अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। तो देखिए ये जो आपका नर्मदा और सोन नदी है ना इसका जो उद्गम होता है ना वो अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। तो नर्मदा और सोन नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लोगों को काम करने में आसानी में सहायता करने के लिए जो है केंद्र सरकार द्वारा कौन सी योजना जो है वो शुरू की गई है। तो देखिए लोगों को काम करने में आसानी और सहायता करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जो है ये आपका प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है वो शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिमंत बिस्वा शर्मा जिन्होंने असम के एक मुख्यमंत्री के रूप में जो है 2021 में शपथ लिए थे और ये जो है कितने नंबर के जो है असम के मुख्यमंत्री बने हैं। तो देखिए हिमंत बिस्वा शर्मा की बात कर ले तो ये आपके जो है असम के 15वें मुख्यमंत्री के रूप में जो है ये शपथ लिए हैं। तो 15वां आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि हरित क्रांति का संबंध ये जो किस क्षेत्र से नहीं है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हरित क्रांति का जो संबंध था ना वो आपका कृषि के क्षेत्र से है और कृषि में भी जो आपका गेहूं से संबंधित है और बैंकिंग क्षेत्र आपका दिया गया था। तो देखिए हरित क्रांति का जो संबंध है ना ये बैंकिंग क्षेत्र से नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंपाउंड यानी निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक यौगिक का गुण है। तो देखिए इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो आपके कंपाउंड के गुण होते हैं ना वो आपके यौगिक के गुण उन तत्वों से भिन्न होते हैं। यौगिक एक से अधिक प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इसके अलावा रासायनिक साधनों द्वारा यौगिक को जो है वो तोड़ा जा सकता है और ये जो आपके दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं और ये जो आपका शुद्ध पदार्थ होता है। इसके अलावा भौतिक साधनों द्वारा घटकों में जो ये विभाजित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो आपके यौगिक के गुण हैं तो इन्हीं में से जो आपका कोई एक ऑप्शन दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो में नृत्य करती हुई मूर्ति जो मिली थी ना वो किस धातु की बनी थी। तो देखिए मोहनजोदड़ो से जो आपका नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी ये जो कांस्य धातु का बना था यानी ब्रॉन्ज जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि विच टाइप ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज द चीपेस्ट यानी किस प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन जो होता है वो सबसे सस्ता होता है। तो देखिए ये जो आपका डायल अप इंटरनेट कनेक्शन होता है ना ये आपका सबसे सस्ता होता है। तो डायल अप कनेक्शन आपका करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था और ये जो आपका फर्स्ट शिफ्ट में अब जो है ये पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना को जो है आजीविका कहा जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जिसे जो है 2011 में शुरू किया गया था और 2015 में इसका नाम बदलकर जो है दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया था। तो आपके ऑप्शन में या तो दीनदयाल अंत्योदय योजना दिया होगा या फिर राष्ट्रीय आजीविका मिशन दिया होगा। ये जो आपके है ना वो आपके आजीविका जो है ये कहलाते हैं। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज हाथवे यानी हाथवे जो है ये क्या होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका सर्च इंजन ब्राउजर दिया हुआ। तो देखिए ये जो आपका हाथवे है ना ये आपका ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2021 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है। तो देखिए 2021 में 12 भारतीय खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में इन 12 खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी जो है इन्हें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस खेल के लिए जो है दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार 12 भारतीय खिलाड़ियों को दिया गया है, उसमें नीरज चोपड़ा को जो है ये एथलेटिक्स यानी भाला फेंक के लिए दिया गया है, रवि कुमार को जो है कुश्ती के क्षेत्र में दिया गया है, लवलीना बोर्गोहेन को जो है ये मुक्केबाजी के क्षेत्र में दिया गया है, पीआर श्रीजेश को जो है ये हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है। और पीआर श्रीजेश के बारे में पूछा भी गया था कि पीआर श्रीजेश का जो संबंध है वो किस खेल से है, तो ये आपका हॉकी के गोलकीपर है। अवनी लेखरा की बात कर ले तो अवनी लेखरा को जो है ये पैरा शूटिंग के लिए दिया गया था। सुमित अंतिल की बात कर ले तो पैरा एथलेटिक्स में दिया गया था। प्रमोद भगत ये जो है पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया था। कृष्णा नागर की बात कर ले तो पैरा बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया था। मनीष नरवाल को जो है पैरा शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया था। मिताली राज को जो है क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया था और सुनील छेत्री को फुटबॉल के क्षेत्र में और मनप्रीत सिंह को जो है ये हॉकी के क्षेत्र में दिया गया था। इससे पहले कल के शिफ्ट में आपका पूछा गया था 2021 में कितने लोगों को जो है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए 2021 की बात कर ले तो अर्जुन पुरस्कार जो है ये 35 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव है ना, ये कितने चरण में हुआ है। और ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर जीके जीएस का क्वेश्चन देखने के बाद क्या प्रश्न रिपीट होते हैं। तो देख सकते हैं कि ये जो आपका रिपीटेड प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में 2022 का जो विधानसभा चुनाव हुआ था ना, ये आपका 403 सदस्यों का चुनाव करने के लिए उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च 2022 तक जो है ये 7 चरणों में विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो है 403 में से 255 पर जो है ये बहुमत से जो है वो सरकार बनाया था। तो 7 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और देखिए इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि योगी आदित्यनाथ 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव जो है ये कहां से लड़े थे। तो देखिए योगी आदित्यनाथ की बात कर ले तो 2022 का जो यूपी विधानसभा चुनाव है ना, ये गोरखपुर सदर से लड़े थे। इसके अलावा आपका पूछा गया था कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये जो है कहाँ से चुनाव हारे थे, तो ये खटीमा से चुनाव हारे थे। तो 2022 में जो आपका 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ है, उससे आप जो है प्रश्न जरूर देख कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सैला नृत्य ये जो है किस राज्य से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपका सैला नृत्य है ना, ये छत्तीसगढ़ की गोंड जनजाति का आदिवासी नृत्य है जो फसल की कटाई के बाद जो वो किया जाता है। तो आपके ऑप्शन में छत्तीसगढ़ दिया होगा तो छत्तीसगढ़ आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं दिया गया था तो ये जो आपका मध्य प्रदेश का भी जो है एक नृत्य है। तो छत्तीसगढ़ तो आपका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ तो मध्य प्रदेश फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले छत्तीसगढ़ के अन्य लोक नृत्य के बारे में, तो जैसे कि आपका कर्मा नृत्य, सुआ नाच, पंडवानी, पंथी नृत्य और रहस नृत्य, ये सब जो नृत्य है ना, ये आपके छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर कितने जो है मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में जो है 8 मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का जो सुझाव दिया था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जो है आपके 10 मूल कर्तव्यों को जो है वो जोड़ा गया था। और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की बात कर ले तो वर्तमान में जो आपके 11 मौलिक कर्तव्य है, और ये जो आपका 11वां मौलिक कर्तव्य था ना, ये आपका 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो 10 जोड़ा गया था, पूछा गया था, तो 10 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोनालिका ये जो है किस फसल की किस्म है। तो देखिए ये जो आपका सोनालिका है ना, ये गेहूं की फसल का एक किस्म है। तो गेहूं आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा जवाहर ये जो है किस फसल की उत्तम किस्म है। तो देखिए जवाहर की बात कर ले तो ये आपका मक्का का जो है ये आपका किस्म है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चावल का खाने योग्य भाग ये पूछा जाता है। तो देखिए चावल का खाने योग्य जो भाग होता है ना, वो आपका बीज होता है। चावल में प्रोटीन की मात्रा पूछी जाती है तो 8 से 10% जो है चावल में प्रोटीन की मात्रा होता है। और जया ये जो है किस फसल की उत्तम किस्म है। तो देखिए ये जो आपका जया है ना, ये चावल की जो है उत्तम किस्म है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सिंधु सभ्यता में किस जगह पर जो है जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो देखिए सिंधु सभ्यता की बात कर ले तो जुते हुए खेत के जो साक्ष्य है ना, ये आपके कालीबंगा राजस्थान से मिले हैं। तो कालीबंगा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अन्य फैक्ट्स की बात कर
तो देखिए सिंधु घाटी सभ्यता से दोहरे दफन के साक्ष्य, चावल की भूसी के अवशेष, घोड़े की टेराकोटा मूर्ति के साक्ष्य, जहाज बनाने का स्थान, एक जहाज का टेराकोटा मॉडल, ये सभी जो आपके लोथल से मिले हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हल से भूमि के साक्ष्य, लकड़ी के फरसे के साक्ष्य, 7 अग्नि वेदियों के साक्ष्य और जुताई की गई सतह, ये जो आपके काली बंगन से मिला है। बात कर ले महान स्नानागार, महान अन्न भंडार, विधानसभा, हाल दाढ़ी वाले आदमी की उत्तेजित छवि, पशुपति की मुहर और कांस्य नृत्य जो लड़की, ये सभी जो साक्ष्य है ना, ये आपके मोहनजोदड़ो से मिले हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मलयालम के नव वर्ष में जो है किस देवता की पूजा की जाती है। तो देखिए मलयालम लोग जो है नव वर्ष के रूप में ये जो आपके विशु पर्व मनाते हैं और इसमें जो है भगवान विष्णु और उनके 8वें अवतार श्री कृष्ण जी की जो है वो पूजा की जाती है। तो आपके ऑप्शन में या तो भगवान विष्णु दिया होगा या फिर श्री कृष्ण दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विशु पर्व के बारे में, तो देखिए ये जो आपका विशु पर्व है ना, ये केरल का प्राचीन त्यौहार है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1913 में गदर पार्टी की जो स्थापना है ना, ये किसने की थी। तो देखिए गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में जो है अंग्रेजी साम्राज्य को खत्म करने के उद्देश्य से जो ये आपका सरदार सोहन सिंह भाकना के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। तो सरदार सोहन सिंह भाकना आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 में भारत के सड़क परिवहन मंत्री कौन थे। तो देखिए 2021 की बात कर ले या फिर वर्तमान की भी बात कर ले तो ये आपके नितिन गडकरी जो है ये सड़क परिवहन मंत्री है। तो नितिन गडकरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हरियाणा और पंजाब में कौन सा फसल जो है वो खाने के लिए उगाते हैं और उड़ीसा में वही फसल जो है वो निर्यात करने के लिए उगाते हैं। तो देखिए एक ही ऑप्शन मुझे मिला जो कि चावल मिला था ऑप्शन में। तो मैं आपको बता दूं कि हरियाणा और पंजाब में जो है ये चावल जो है ना ये वाणिज्य की एक फसल है, परंतु उड़ीसा में जो है एक जीविका फसल है। तो अगर चावल ऑप्शन में दिया था तो चावल भी हो सकता है इसका राइट आंसर। इसके अलावा 3 ऑप्शन क्या थे वो जो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किस एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो वो स्थापित किया गया था। तो देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो स्थापित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मुद्रा स्कीम की जो है फुल फॉर्म पूछी गई थी। मुद्रा स्कीम में जो है एम का शायद आपका जो है पूछा गया था कि एम से जो है किसे डिनोट किया जाता है। तो देखिए मुद्रा स्कीम का जो फुल फॉर्म होता है ना वो आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रेफरेंस एजेंसी होता है। तो अगर एम का पूछा गया था तो माइक्रो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रेपो रेट ये जो है किसे कहते हैं। तो देखिए रेपो रेट वह दर होता है जिस पर आरबीआई जो है वाणिज्य बैंकों को जो पैसा है ना वो उधार देता है। और आपके ऑप्शन में दिया गया था कि आरबीआई जो है रेपो रेट पर शॉर्ट टर्म के लिए लोन देता है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि रेपो रेट पर आरबीआई जो है ये आपका शॉर्ट टर्म पर जो है वो लोन देता है। तो शॉर्ट टर्म वाले ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर रिवर्स रेपो दर की बात कर ले तो जिस पर वाणिज्य बैंक भारतीय रिजर्व बैंक में जो है अतिरिक्त धनराशि जमा करते हैं और बदले में जो है ब्याज अर्जित करते हैं उसे जो है रिवर्स रेपो दर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच बटन इज यूज्ड टू सेव द सेव्ड फाइल इन एमएस एक्सेल अगेन। यानी एमएस एक्सेल में सेव की हुई फाइल को जो है फिर से सेव करने के लिए जो है किस बटन का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका सेव एज का जो है प्रयोग किया जाता है। तो सेव एज आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो है दिल्ली चलो का नारा दिया गया था। तो सुभाष चंद्र बोस आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और जय हिंद का जो नारा है ना ये भी जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि खानवा का युद्ध में राणा सांगा को जो है किसने हराया था। तो देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था ना ये आपका 16-17 मार्च
1527 को लड़ा गया और किनके मध्य लड़ा गया था? तो देखिए खानवा का जो युद्ध है ना, ये आपका राणा सांगा और ये बाबर के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। और पानीपत के युद्ध के बाद जो है बाबर द्वारा लड़ा गया यह जो है दूसरा सबसे बड़ा युद्ध था। और राणा सांगा जो है खानवा की लड़ाई में बाबर से जो वो हार गए थे। तो बाबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि बाबर का जो है शासनकाल कब से कब तक रहा था। तो देखिए बाबर का जो शासनकाल है ना वो 1526 से लेकर आपका जो है 1530 तक रहा था। और बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो 1530 में हुई थी। इसके अलावा बात कर ले बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्धों के बारे में, जैसे कि पहला जो युद्ध था ये पानीपत का प्रथम युद्ध था जो आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लड़ा गया था। और किन के मध्य लड़ा गया था? तो इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जो है जीत हुई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा जो सबसे बड़ा युद्ध था वो आपका खानवा का युद्ध था। और ये जो युद्ध है ये आपका 17 मार्च 1527 ईस्वी को जो है राणा सांगा एवं बाबर के मध्य लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। उसके बाद आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था जो कि आपका 29 जनवरी 1528 ईस्वी को मेदिनी राय और बाबर के मध्य लड़ा गया था, जिसमें बाबर जो है वो विजयी रहा था। इसके बाद जो चौथा सबसे बड़ा युद्ध था ये आपका घाघरा का युद्ध था। और ये जो युद्ध है ना ये आपका 6 मई 1500 यहाँ पर 29 कर लीजिएगा 1529 6 मई 1529 ईस्वी को जो है घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। और ये जो आपका अफगानों एवं बाबर के बीच लड़ा गया था। और इस युद्ध में भी जो है बाबर जो है वो विजयी रहा था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारिया जनजाति ये जो है किस राज्य का है? तो देखिए ये जो आपका भारिया जनजाति है ना ये मध्य प्रदेश की विशेष रूप से जो है पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। इससे प्रीवियस शिफ्टों में आपका पूछा गया था कि भारिया जनजाति के द्वारा मुख्य नृत्य कौन कौन से किए जाते हैं। तो देखिए भारिया जनजाति के द्वारा आपके जो है भाटम, सीतम, कर्म और सैला ये सब जो नृत्य है ना ये भारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। इसी से मिलता जुलता एक और आपका नाम है सहरिया जनजाति। तो देखिए ये जो आपका सहरिया जनजाति है ना ये मध्य प्रदेश की ही जनजाति है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के अलावा ये जो है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी जो है पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर मध्य प्रदेश ऑप्शन में ना दिया रहे तो फिर आपका राजस्थान करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 में जो है आम आदमी पार्टी ने कितनी सीटें जीती है? तो देखिए जो आपका 2022 में पंजाब विधानसभा चुनाव हुआ था इसमें आम आदमी पार्टी ने जो है पंजाब में 117 में से 92 सीट जीतकर जो है वो पूर्ण बहुमत हासिल किया है। तो 92 सीट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और वर्तमान में पंजाब में जो आपका आम आदमी पार्टी की सरकार है और इस यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो भगवत मान जो ये पंजाब के 18वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रार्थना समाज की स्थापना ये जो है किसने की थी? तो देखिए 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो है प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। और किस उद्देश्य से प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी? तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना वो लोगों को केवल एक भगवान में विश्वास करवाना और केवल एक ही भगवान की पूजा करना, ये जो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का बजट पूछा गया था कि कितना था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 8 दिसंबर 1951 को जो है संसद में पहली पंचवर्षीय योजना को जो है पेश किया था। और उन्होंने उस समय सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का जो लक्ष्य है ना वो 2.1% या फिर 2069 करोड़ जो है वो निर्धारित किया था। तो आपके ऑप्शन में या तो 2.51% दिया होगा या फिर आपका 2069 करोड़ रुपए दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले प्रथम पंचवर्षीय योजना ये जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये आपका हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। वहीं अगर द्वितीय पंचवर्षीय योजना की बात कर ले तो ये आपका जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर जो है ये आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से कौन जो एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में जो है नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और आपके ऑप्शन में दिया गया था कि करों का भुगतान करने का कर्तव्य। तो देखिए करों का भुगतान करने का जो कर्तव्य है ना ये नागरिकों का मौलिक कर्तव्य नहीं है, क्योंकि ये अनुच्छेद 51A के तहत जो है आपका शामिल नहीं किया गया है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा।
और देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आपका आगे के शिफ्टों में एग्जाम है तो आप मौलिक कर्तव्य से जितने भी प्रश्न बनते हैं ना आप उसे जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी जो आपके लगातार जो है वो प्रश्न पूछे जा रहे हैं। क्योंकि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य, अगर ये पूछा जाए तो 11 वर्तमान में मौलिक कर्तव्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोर यानी जो 10 से 19 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या जो है ये कितने प्रतिशत थी। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के लगभग 41% लोग जो है वो 20 वर्ष से कम आयु के थे और आधी आबादी जो आपका 20 से 59 आयु के वर्ग के हैं, यानी 51% जो आबादी था ना वो 20 से 59 आयु के वर्ग का था, जबकि 9% जो है वो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो 41% दिया होगा, तो 41% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1951 से 2011 तक कितनी जनसंख्या घनत्व जो है वो बढ़ी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 1951 में जो आपका भारत का जनसंख्या घनत्व था ना वो आपका 117 प्रति वर्ग किलोमीटर था। वहीं अगर 2011 की बात कर ले तो भारत का जो जनसंख्या घनत्व था 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग वो आपका 382 प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर था। और बात कर ले इसमें कितना इंक्रीज़ हुआ था 1951 से 2011 के बीच में, तो ये आपका 200 पर्सन यानी 200 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर की जो है वो वृद्धि हुई है, यानी 3 गुना। अगर ट्रिपल दिया होगा तो 3 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि आज़ादी का अमृत महोत्सव कितने सप्ताह तक जो है ये मनाया गया है। तो देखिए आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है ना ये आधिकारिक तौर पर 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था, क्योंकि एग्जाम में एग्जैक्ट डेट भी पूछा जाता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव ये जो है कब शुरू हुआ था। तो ये आपका 12 मार्च 2021 को शुरू हुआ था और 15 अगस्त 2022 से लगभग 75 सप्ताह तक जो ये आपका आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया था। तो 75 सप्ताह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि बजट ये जो है किस तारीख को पेश किया जाता है। तो देखिए हर साल केंद्रीय बजट जो है फरवरी के पहले दिन संसद में जो है देश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा जो है ये पेश किया जाता है। तो 1 फरवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कुमायूं हिमालय किन 2 नदियों के बीच स्थित है। तो देखिए ये जो आपका कुमायूं हिमालय है ना ये आपका सतलज और काली नदी के बीच स्थित है। तो सतलज और काली आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि सिंधु और सतलज नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है क्या कहा जाता है। तो ये पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली और तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीस्ता और दिहांग नदियों के बीच स्थित हिमालय के हिस्से को जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि त्रिवेणी नहर से किस राज्य में सिंचाई होता है। तो देखिए त्रिवेणी नहर भारत में बिहार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र के जो है चंपारण जिले में सिंचाई करने के लिए जो है ये बनाई गई एक नहर है। तो आपका जो है बिहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है ना ये किस नदी पर किया गया है। तो देखिए त्रिवेणी नहर का जो निर्माण है ना ये आपका गंडक नदी पर किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2022 में गोवा में जो है कौन सी विधानसभा का चुनाव हुआ था, यानी गोवा में जो है वर्तमान में कौन सा विधानसभा चुनाव चल रहा है। तो ये आपका 7वीं जो विधानसभा चुनाव चल रहा था। तो 7वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो गोवा की बात कर ले तो विधानसभा सीटों की जो संख्या है ना